तो ओके स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ये रिलेशन देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ में क्या रिलेशन है, एंड उससे फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला था। ये ऊपर लिख रखा है, जो आर की वैल्यू ये आ जाएगी, ये लिख रखी है। आगे हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल देखना है। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल मतलब कह सकते हैं जैसे रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन हमने देखा था, ऐसे ही ग्रुपिंग ऑफ सेल है। तो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्या कितना बनता है? दो बनते हैं, एक होता है सीरीज वाला, एक होता है पैरेलल वाला। इसी तरह ग्रुपिंग ऑफ सेल भी दो होंगे, एक सीरीज एक पैरेलल। तो सीरीज में वही सेम बात है, हम जानते हैं कब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं, जब उनके करंट सेम फ्लो करे दोनों में से। इसी तरह सीरीज में जैसे यहाँ पर बना रखे हैं दो सेल, एक ये सेल बना रखा है जिसकी ईएमएफ E1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे रखा है, इसको हम R1 ले लेंगे। और ये एक और है हमारे पास जिसकी ईएमएफ E2 है सेल की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है सपोज। तो ये दोनों सेल सीरीज में है। तो सीरीज में इसलिए है क्योंकि सपोज अगर आई करंट आएगी तो आई करंट इससे भी फ्लो करेगी E1 वाले से, एंड वो E2 से भी फ्लो करेगी। तो सेम करंट फ्लो कर रही है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। तो हम जानते हैं सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाता है। रेजिस्टेंस तो सीरीज में था तो R1 प्लस R2 आ गया, ये नीचे लिख रखा है R1 प्लस R2। और ईएमएफ कितनी आ जाएगी? वो E1 प्लस E2 आ जाएगी इस केस में, क्योंकि इस केस में तुम अगर देखो तो इस सेल की जो लोअर पोटेंशियल वाला है, ये लेफ्ट साइड वाला, ये छोटा बना रखा है, हायर वाला वो बड़ा बना रखा है जो राइट साइड वाला है। तो हम कह मतलब है कि लेफ्ट साइड का पोटेंशियल लोअर है और राइट साइड का हायर है। इसी तरह इस सेल के अंदर भी सेम है, लेफ्ट वाला लोअर है, राइट वाला क्या है? हायर। तो दोनों सेम ऑर्डर में है, इस वजह से दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की ईएमएफ। अगर ऑपोजिट होते, मतलब जैसे इसका हायर पोटेंशियल वाला, मतलब ये बड़े वाला लेफ्ट साइड होता एंड लोअर वाला ये जो है ये राइट साइड होता, तो फिर ये इससे ऑपोजिट हो जाना था, तो उस केस में माइनस लिख देते। तो ये इस तरह से सीरीज के अंदर जो अपने पास टोटल ईएमएफ आ जाएगी वो इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? R1 प्लस R2। आगे अपने पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, उसकी ये कंडीशन होती है। तो जैसे ये दो सेल्स हैं, एक की ईएमएफ E1 है सेम पिछले वाले की तरह, एक की E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2। तो इन दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। पैरेलल में मतलब ये है कि ये वाला जो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड ईएमएफ E1 है, इसको मैंने किसी दो पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, एक A और ये दूसरे वाला B। इसी तरह ये वाला जो सेल है इनको भी सेम टर्मिनल से कनेक्ट किया, एक टर्मिनल E है और दूसरा टर्मिनल B। तो हम कह सकते हैं सपोज इस पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल VA है, और इस पॉइंट का पोटेंशियल सपोज हम VB लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये बात कि ये जो ऊपर वाला सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? VA माइनस VB, क्योंकि जो इसके टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल मतलब ये जो एजिस हैं, इसके एक एज पे VA पोटेंशियल है, एक एज पे VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस फिर कितना आ जाएगा? डिफरेंस तो VA माइनस VB आ जाएगा। इसी तरह इसके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, इसके भी टर्मिनल A एंड B है, तो इसका भी VA माइनस VB आ गया। तो दोनों सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसलिए ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो अब हमने ये निकालना है कि इन दोनों सेल्स की जगह हम कितना इक्विवेलेंट सेल लगा सकते हैं। तो हम कैसे निकाल पाएंगे? हमने पहले यहाँ पर ये लॉ लगाया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको किरचॉफ लॉज बोलते हैं, तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा मैं तुम्हें यहाँ भी समझा देता हूँ। हमने पीछे भी निकाला था इसको, जब हमने वो किया था ना कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, पीछे तुम देख सकते हो, तो वहां पर भी ये सेम इक्वेशन लगाई थी। तो इसमें कैसे लगाएंगे? यहाँ का पोटेंशियल हमने VA मान लिया है, तो फिर हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ तक अभी मेरा कर्सर है, यहाँ तक कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होगा। A पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक पोटेंशियल में कुछ भी ड्रॉप नहीं होना। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई रेजिस्टेंस है इतनी वायर में, ना कोई बैटरी है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल VA ही होएगा। अगर यहाँ का VA है तो मतलब ये है कि यहाँ का पोटेंशियल VA हो गया। उसके बाद हम यहाँ पहुँचे, फिर हमने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है। तो जब भी रेजिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल में कुछ ड्रॉप होता है या गेन होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन इन विच वी आर गोइंग। जैसे अभी इस केस के अंदर हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब ये है कि करंट भी लेफ्ट से राइट ही फ्लो कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि हम करंट के अलोंग जा रहे हैं। तो जब करंट के अलोंग जाते हैं तो पोटेंशियल में ड्रॉप होता है, तो उसको ड्रॉप को दिखाने के लिए हमने माइनस साइन लगाया हुआ है। ये सेम वैसे ही है जैसे पीछे हमने वो किया था ईएमएफ वाला, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
तो मतलब यहाँ से जब राइट साइड जाएंगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, आई इंटू आर वन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर। तो वो ड्रॉप होएगा, इस वजह से माइनस साइन आ गया। फिर हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ के बाद अब लेफ्ट से राइट जाना है, तो लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो फिर से पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो उसको हम प्लस लिखेंगे, तो E1 से गेन होएगा क्योंकि बैटरी की EMF E1 है, तो फिर प्लस E1 आ गया। अब यहाँ पहुंच गए हैं, तो यहाँ पहुंच गए मतलब यहाँ पहुंच गए एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ना ही कोई हमारे पास कोई बैटरी है, तो यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल तो सेम होगा, तो यहाँ का VB आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई। फिर हमने A को इधर ले आना है, VA को, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ से तुम देख सकते हो ये रिलेशन आ जाएगा, इसी को हमने आगे यहाँ पे लिखा है कि VA माइनस VB इतना आ गया। पहले हमने A को लेके आए थे ना, तो VB माइनस VA आ गया था, तो उसके बाद इसको VA माइनस VB लिखा तो ये आ गया, मतलब दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब करंट कितनी फ्लो करेगी सर्किट के अंदर, तो करंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है आई करंट फ्लो कर रही है, तो आई करंट इससे भी पास करेगी, इस वाली बैटरी से भी, एंड ये सेम करंट इस बैटरी से भी पास करेगी। तो मतलब ये हो गया आगे। अगर हम सारे सर्किट को देखें तो ये दोनों की दोनों जो बैटरीज हैं, मतलब जो सेल्स हैं, ये सीरीज में है, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रही है इसमें। तो अगर सेम करंट फ्लो कर रही है, ये सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट EMF कितनी आ जाएगी, वो यहाँ पे लिख रखी है E1 माइनस E2। माइनस इसलिए आया ना, पीछे भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि इस वाली जो बैटरी है इससे करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इस वाली बैटरी से, मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। लेकिन जब दूसरी वाली बैटरी से निकलेगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो मतलब ये हो गया कि ये वाली बैटरी अपोज कर रही है ना पहली वाली को, इस वजह से माइनस आ जाएगा। जैसे पिछले केस में हमने पिछले पेज में जो डिस्कशन किया है उसमें प्लस आया था, तो प्लस इसलिए आया था क्योंकि दोनों बैटरी फेवर कर रही थी, लेकिन यहाँ पर दोनों बैटरी अपोज कर रही है, ये वाली बैटरी का करंट इसको अपोज करेगा ना, इस वजह से माइनस आ जाएगा। तो EMF कितनी आ गई है, E1 माइनस E2। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, डेट इज बोथ रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, क्योंकि सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो डेट इज R1 प्लस R2। तो EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये करंट आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये अपने पास इस तरह से करंट निकलाई। ये जो करंट की वैल्यू है इसको हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भर देना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भर देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा। इसको आगे तुमने सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके, तो यहाँ से इस तरह से आ गया। सॉल्व करते जो कैंसिल होना था कैंसिल हो गया, तो लास्ट में ये आ जाएगा अपने पास, ये लिख रखा है E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसको थोड़ा सा हम इजी वे में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी जो न्यूमिनेटर है ये सारा, इसको R1 R2 से डिवाइड कर देंगे, ये डिनोमिनेटर को भी R1 R2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही करेंगे तो अपने पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा, ये जो लिख रखा है। तो इसको याद भी रखना है कि जब दो सेल्स पैरेलल में हो तो उस केस में जो EMF होती है वो इस तरह से उसका फॉर्मूला होता है E1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो ये टोटल EMF हो जाती है जब दो सेल्स हमारे पास पैरेलल में हो। जैसे सीरीज के केस में E1 प्लस E2 होगी थी, तो इसके केस में ये फॉर्मूला आ जाएगा जो लिख रखा है ऊपर। इसको दिमाग में याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में फाइनल बोर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये सारा टॉपिक। तो इसके बाद आगे अपने पास ये आ जाएगा टॉपिक इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है या इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एक सर्किट बना रखा है, ये एक बैटरी बना रखी है EMF E की, लोअर पोटेंशियल नीचे है, हायर पोटेंशियल ऊपर। तो बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस है एक, और एक ये वाला रेजिस्टेंस लगा रखा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको हम कहेंगे, ये बाहर का हो गया, ये बैटरी का इंटरनल है। तो इस केस में अगर हम EMF लिखे तो हमने EMF लिखते हैं, हम EMF किसके इक्वल होता है, डेट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये पीछे भी हमने डिफाइन किया हुआ है EMF वाले टॉपिक में कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसको हम बोलते हैं, EMF को। ये EMF की डेफिनेशन होती है। EMF देखो होता क्या है, EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है, EMF इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है, कितना वर्क डन करना पड़ता है किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। तो फिर वही तो EMF की डेफिनेशन आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। EMF हमारे पास ये दो जो प्लेट्स हमने बना रखी है ना बैटरी की, इनका पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को EMF बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसकी ये डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा, चार्ज को तो मल्टीप्लाई कर दो DQ को, E DQ आ गया, वर्क डन आ गया। वर्क से पावर कैसे आएगा, dW by dt करके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डेट इज इक्वल टू पावर। तो इधर भी हम डेरिवेटिव कर देंगे, लेफ्ट साइड वाला E तो बाहर आ गया क्योंकि E इज कांस्टेंट, dQ by dt हो जाएगा, यहाँ पे जो DQ लिखा था। तो dQ by dt क्या हो जाता है, हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट इज इक्वल टू द करंट।
तो करंट आ गया अपने पास। dq/dt की जगह पे हमने ये लिख रखा है कि इसकी जगह पे हमने I लिख दिया, करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो ये P पावर आ जाएगा, P तो पावर था dw/dt। तो पावर, ये पावर सप्लाइड बाय बैटरी है क्योंकि बैटरी पावर सप्लाई करती है। तो जो बैटरी पावर सप्लाई करेगी वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो जितना बैटरी का EMF है मल्टीप्लाई बाय जितना बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है वो उसके इक्वल आ जाएगा, EMF इंटू करंट। तो ये अपने पास पावर का रिजल्ट आ जाएगा। एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया हमारे पास कि EMF पावर किसके इक्वल होता है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय दी करंट, तो इसके इक्वल हो जाता है हमारे पास पावर। तो अब सपोज हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, अगर उस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है एंड उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, I उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो उस रेजिस्टेंस से जो पावर लॉस होएगा उसकी वैल्यू VI हो जाएगी। तो ये लिख रखी है हमने कि पावर किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस से पावर लॉस होएगा, रेजिस्टेंस से पावर बाहर निकलेगा, लॉस होएगी, तो पावर जो लॉस होएगी दैट इज इक्वल टू द वोल्टेज इनटू करंट। ये पावर लॉस के कारण ही तो वो हीट हो जाता है। कोई भी रेजिस्टेंस है, जैसे तुमने बल्ब देखा होगा कि बल्ब के अंदर भी तो रेजिस्टेंस ही है, वो फिलामेंट क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है। तो वो बल्ब को तुम देख सकते होगे, उसको जैसे तुम जलाओगे, ऑन करोगे, कुछ देर बाद वो हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो दैट हीट्स ड्यू टू दिस लॉस ऑफ द पावर थ्रू द रेजिस्टेंस। तो वो पावर इतनी आ जाएगी V इंटू आई। तो आगे हम जानते हैं V इज इक्वल टू IR होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इसी फॉर्मूले को हम V की वैल्यू IR भर के इसमें भी चेंज कर सकते हैं, I स्क्वायर इंटू R। ये रिजल्ट दिमाग में रखने हैं सारे, दीज आर इम्पोर्टेंट। ये वाला रिजल्ट भी पावर VI के इक्वल होता है और पावर I स्क्वायर R के भी इक्वल होता है। बस V को IR भर दिया। उसके बाद तीसरा है कि I की जगह पे V/R लिख दो। I की जगह पे V/R लिख देंगे तो पावर ये भी बन जाएगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। तो इस तरह से पावर के ये तीनों इन टर्म्स ऑफ VI एंड बोथ VI ये दिमाग में याद रखने हैं। ये पावर निकलाएगी, दिस इज द पावर, इट इज द पावर लॉस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। अगर R लिखा हुआ है, यहाँ पे भी R लिखा हुआ है, पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो ये आ जाएगा अपने पास इस तरह से। आगे ये कलर कोडिंग है, ये भी पूछ लेते होते हैं। तो इसका ये एक टेबल सा होता है, ये तुमने दिमाग में थोड़ा याद रखना है। ये टेबल जो है, तो टेबल को याद रखने का ये मेथड होता है। ये लिखो, देखो लिखा हुआ है BBROY, रॉय होएगा, रॉय हो गया। ग्रिटेन वेरी गुड वाइफ, कुछ इस तरह से इसका तुम बुक्स के अंदर देख लेना, एक मेथड सा बना रखा है याद करने का। तो उससे तुमने ये सारे कलर्स की जो ऑर्डर है उसको याद कर लेना है। इट इज आई थिंक BB रॉय ग्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आई थिंक कुछ इस तरह से होता है, ये तुम देख लेना एक बार। तो ये अपने पास आ जाएगा। मतलब B से मतलब हो गया ब्लैक, अगले B से मतलब ब्राउन है, R से रेड, ये सारे लिखे हुए हैं इसी तरह। और आगे इनकी फिगर है, तो फिगर तो अगर ये वाला ऑर्डर याद हो गया तो उसके बाद ये तो याद करना कोई मुश्किल नहीं है। B पहले का नंबर 0 है, दूसरा 1 अप टू सो ऑन 9। आगे एक मल्टीप्लर होता है, तो जो 0 है उसको 10 की पावर 0 मल्टीप्लर हो जाएगा, 1 का 10 की पावर 1, 2 का 10 की पावर 2 अप टू सो ऑन। आगे ये कुछ और कलर्स होते हैं 3, इनके लिए एक अलग वैल्यू होती है टॉलरेंस की, वो यहाँ पे लिख रखी है। तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, तुम्हें प्रैक्टिकल लैब में दिखाएंगे, या तुम यूट्यूब के ऊपर भी सर्च कर लेना रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो दिखाएंगे उसके ऊपर ना कलर्स बना रखे होते हैं। जैसे मान लो उसके ऊपर 4 कलर्स का एक स्ट्रिप सी बना रखी होगी, अलग अलग कलर्स की। यहाँ पर कितने कलर्स हैं, जितने भी कलर्स हैं ना, इनमें से 4 कलर की वहां पर स्ट्रिप बना रखी है, 4-5 कलर की। तो कोई कलर मान लो पहला कलर रेड है, अगला कलर उसने मान लो ग्रीन बना दिया, उससे अगला ऑरेंज, उससे अगला वायलेट। तो उसके अकॉर्डिंग, वो कलर्स के अकॉर्डिंग हम उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को समझ सकते हैं कि इसका कितना रेजिस्टेंस होगा। मतलब वो कलर्स का जो बैंड है वो हमें रेजिस्टेंस बताता है। वो जो कलर का कोड होता है रेजिस्टेंस के ऊपर, वो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देता है कि इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू है। तो वो हम समझते कैसे हैं, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि किस तरह से है। जैसे मान लो हमारे पास कोई कलर है, कोई रजिस्टर है जिसके ऊपर कलर कोड इस तरह से है। पहला कलर येलो है, पहला कलर वॉयलेट दे रखा है, पहला कलर वॉयलेट है, अगला कलर रेड है, उससे अगला कलर ऑरेंज है। तो हम इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे पता लगा लेंगे। जो पहला कलर होता है ना वॉयलेट, उसका तुमने सिर्फ फिगर लिखना है, तो उसका तुमने फिगर लिख दिया 7। जो अगला कलर होता है अपने पास रेड,
उसका भी अपने पास इस तरह से फिगर आ जाएगा, तो उसका भी हमने आगे फिगर लिख दिया 2। उसके बाद अगला जो कलर होता है तीसरे वाला, मतलब जो इसके केस में हमारे पास आई थिंक ये ग्रीन होना चाहिए क्योंकि पावर 5 लिखा हुआ है, इसमें पता नहीं इधर जी है, ये जी होएगा, ये ग्रीन ही है, जी लिखा हुआ है, ओ नहीं है ये वाला। दिस थर्ड वन, ये टॉप पे तुम देखो ना ऊपर इसके बैंड के ऊपर जो लिखा हुआ है ये जी है। तो ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, उसका 5 है मल्टीप्लायर, मतलब तीसरे वाले कलर का हमने मल्टीप्लायर लिखना होता है। तो तीसरे वाले कलर का मल्टीप्लायर कितना हो गया 10 की पावर 5, तो इस तरह से आ जाएगा। आगे टॉलरेंस होती है, मान लो अगला कलर तुम्हें दे रखा है कोई भी नहीं है, आगे जहाँ पर कोई भी कलर नहीं था ना, तो उसका टॉलरेंस कितना हो गया 20%, तो आगे फिर प्लस माइनस 20 लिख देंगे। ये एक बार तुम बुक से भी इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, तुम्हारे पास बुक होएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। कलर का कोड दे रखा होता है किसी भी रजिस्टर के ऊपर, तो उसको देखकर हम उसके रजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो पहला कलर होता है वो हमें फिगर के बारे में बताता है, सेकंड भी आई थिंक फिगर के बारे में ही बताता है, ठीक है। जैसे सेकंड रेड था तो फिगर उसकी 2 आ गई। थर्ड वाला हमें मल्टीप्लर के बारे में बताता है, एंड फोर्थ वाला जो होता है वो टॉलरेंस के बारे में। तो वो हमने इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट ये और चौथा ये, तो इस तरह से उसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे रजिस्टर का, तो ये आ जाएगा अपने पास। ओके, तो आगे अपने पास किरचॉफ लॉज हैं। तो किरचॉफ लॉज ऐसे है, समझ लो जैसे इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया है ये जो किरचॉफ लॉज है, तो ये किसी पर्सन के नाम पर रखे हुए हैं, किरचॉफ किसी का नाम था। तो ये इसके 2 लॉ है इसके, एक लॉ होता है करंट लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको करंट लॉ भी बोल देते हैं। दूसरा लॉ होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये सेकंड लॉ हो जाएगा अपने पास। तो बड़ा इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, एक बार थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो पहला लॉ क्या बोलता है किरचॉफ करंट लॉ, जैसे हमने यहाँ पर एक फिगर बना रखी है, उस फिगर में कुछ वायर्स हैं जो एक पॉइंट से ज्वाइन हो रखी है इस पॉइंट से। तो जैसे मतलब एक वायर यहाँ से आ रही है, एक इधर जा रही है, एक नीचे चलेगी यहाँ पर, एक इस डायरेक्शन में चलेगी। तो सपोज यहाँ से करंट आई आ रहा है, तो कुछ करंट इधर चला गया I1, कुछ इधर चला गया I2, कुछ सपोज इधर चला जाएगा। वैसे इसने सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं बना रखा, ये जो इसने शो रखा है नोड, या इसको एरो देकर नोड लिख रखा है, ये कोई वायर नहीं है। ओके, दिस इज शी इज मेंशनिंग दैट दिस इज नोड, ये पॉइंट नोड है। तो नोड का मतलब होता है जहां पर 3 या 3 से ज्यादा वायर्स आके मिल जाती हैं, तो इस पॉइंट पे आके मिल रही है ना, तो ये नोड हो जाएगा, इसको नोड बोलते हैं। तो पहला लॉ बोलता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट आगे निकल जाएगा। तो मतलब ये है क्योंकि चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है, तो अगर चार्ज कंजर्व होता है तो इसका मतलब जितना चार्ज एंटर हुआ है उतना ही आगे निकल जाना चाहिए। तो क्योंकि करंट भी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है, तो इसी वजह से किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि जितना करंट एंटर होगा किसी पॉइंट पर उतना ही करंट आगे निकल जाएगा। तो उसने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है, अगर I करंट आया है, ऊपर I1 चला गया, नीचे I2 चला गया, तो जो I2 है मैं उसकी वैल्यू लिख सकता हूँ कि I2 विल बी इक्वल टू I माइनस I1। पीछे से I आ रहा था ना, I1 ऊपर चला गया, तो फिर इधर कितना जाएगा, जितना बचेगा, तो I में से I1 माइनस कर दिया, वही I2 होगा। तो दिस इज द किरचॉफ करंट लॉ कि जितना करंट एंटर हुआ है उतना ही आगे निकल जाएगा। तो इस वजह से ये जो नोड है, मतलब यहाँ पर ये वायर्स तीनों ज्वाइन हो रही हैं, उस पॉइंट पर कोई करंट की वैल्यू नहीं होएगी, उस पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 होएगी। यहाँ लिख भी रखा है एट नोड वैल्यू ऑफ द करंट विल बी 0, नोड पर कितना करंट होगा 0, क्योंकि जितना एंटर हुआ उतना आगे निकल गया, इस वजह से उस पॉइंट पर करंट कितना है 0 है। तो दिस इज द किरचॉफ करंट लॉ। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की रीस्टेटमेंट भी कह देते हैं, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग तो ये लॉ बन गया है, इसलिए दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, उसी की रीस्टेटमेंट है। जैसे यहाँ पर भी उसने बना रखी है 3 वायर हैं, एक करंट I1, एक इसमें I2 दिखा रखा है, एक I3। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा देखें ध्यान से, I1 करंट इस नोड पर एंटर हो रहा है, I2 करंट जा रहा है नोड से बाहर, I3 भी एंटर हो रहा है। तो हम अगर ऐसा मान ले कि जो करंट एंटर हो रहे हैं इस नोड पर, कि नोड की तरफ जो आ रहे हैं उनको हम नेगेटिव में लिखेंगे, तो फिर जो करंट बाहर जा रहा है इस नोड से उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे। साइन तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, अगर एक को पॉजिटिव माना तो दूसरे को नेगेटिव,
तो फिर अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएं मतलब इस नोड के लिए, तो हम क्या लिख देंगे, जो करंट आ रहा है पहले I1 आ रहा था तो उसके लिए इसको -I1 लिख दिया, क्योंकि हमने कन्वेंशन बना लिया है कि जो एंटर हो रहा है इसको नेगेटिव में लिखना है। I2 करंट इस नोड से दूर जा रहा था तो उसको हमने प्लस करके लिखेंगे, फिर प्लस I2, और I3 आ रहा है तो उसको भी हमने -I3 लिख दिया। तो टोटल सम कितना हो जाएगा करंट्स का, डेट इज इक्वल टू 0, क्योंकि नोड पर कितना करंट होगा 0। तो वहां से तुम I2 निकाल सकते हो या कोई भी वैल्यू जो निकालनी है। तो दिस इज द किरचॉफ करंट लॉ और दिस इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो अगला हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सेकंड लॉ बोलते हैं। ये जो लॉ है ये भी कोई नया लॉ नहीं है, इट इज द रीस्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का रीस्टेटमेंट है। ओके, लेकिन हम इसको सारे चैप्टर में यूज करते हैं। पीछे भी हमने जो यूज किया था ना, जो जब हम ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकाल रहे थे या सेल पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हमने इसी लॉ को यूज कर रहे थे। तो ये अपने पास आ जाएगा इस तरह से। बुक्स में ना टॉपिक वो पहले दिए होते हैं, जो ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, वैसे टॉपिक्स इनको पहले देना चाहिए। तो इसलिए फिर वैसे ही ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मैंने कॉपी पर भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही लिखवा दिया था कि पहले वो वाले टॉपिक लिखवा दिए, बाद में अब इसको लिखवाया था। वैसे पहले इनको डिस्कशन होना चाहिए इनका, क्योंकि इसके डिस्कशन के बाद ही तुम उसको समझ पाओगे। चलो खैर जो भी है, इस तरह से अपने पास आ जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता क्या है, इसको थोड़ा सा आगे देख ले। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है जैसे अपने पास सपोज ये सर्किट बना रखा है कोई, इसमें ये बैटरी बना रखी है, इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 है, इधर भी बैटरी है, एक और रेजिस्टेंस है, ऐसे नीचे बैटरी रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस, इधर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R2, ये भी स्मॉल R2 है, ये R1 है, ये R3, ये दिख रहा होगा आपको सब कुछ। तो ये किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ ये बोलता है कि अगर हम जैसे यहाँ पर एक उसने इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में एरो बना रखा है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि अगर हम ये पूरी लूप में घूमे, इस वाली लूप में, यहाँ पर कर्सर घुमा रहा हूं मैं, इस पूरी लूप में अगर हम रोटेट करें तो पोटेंशियल का टोटल सम, पोटेंशियल डिफरेंस का, नॉट पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं होता, तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो टोटल सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी लूप में घूम जाए पूरा, तो टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस कितना होएगा 0। किसी भी लूप में घूमो, जैसे 2 में अगर हम घूम लें इस वाली लूप में, तो भी सम कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंसेस का 0 आ जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पर देखो लिख रखा है, ये लिख के दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें लूप पहली ये वाली हो जाएगी जो ऊपर बना रखी है, दिस इज द फर्स्ट लूप। तो इसमें अगर हम देखें, सपोज कि हम किसी पॉइंट से चलना शुरू कर देते हैं और वो पॉइंट अपने पास सपोज ये है यहाँ का, इस पॉइंट का हमने पोटेंशियल 0 मान लिया है। अब हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे इस तरह से, तभी हमने ये एरो जो था ना क्लॉकवाइज सेंस में बना रखा था। तो क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट होएंगे, तो यहाँ से मैं नीचे आ रहा हूँ। जब मैं नीचे आऊंगा तो करंट तो ऊपर जा रहा था, करंट को हमने मान लिया कि करंट इस ब्रांच में ऊपर जा रहा है, तो करंट ऊपर जा रहा है, हम नीचे आ रहे हैं, तो हम करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं। इस वजह से पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो कितने से गेन होएगा, जितना करंट उस रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस, मतलब I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो फिर I1 इंटू R1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू थी करंट एंड रेजिस्टेंस की, उतना गेन हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। क्योंकि गेन हो रहा है इसलिए आगे प्लस साइन लिख रहे हैं। जैसे पिछले वाले केसेस में हमने जो 2 केस पढ़े थे, EMF वाले एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सेल का, उसमें माइनस लिख रखे थे क्योंकि हम करंट के अलॉन्ग जा रहे थे। अब हम करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, इसलिए पोटेंशियल में गेन हो जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो 0 लिख दिया। फिर हम डाउन आ रहे हैं, तो अगर हम डाउन आ रहे हैं तो करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं, तो पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, गेन, इतने से गेन हो गया। फिर यहाँ पहुंच गए हम, अब इस लूप में घूमना है, तो इसके बाद यहाँ से हम लेफ्ट जाएंगे, तो लेफ्ट जाएंगे फिर करंट के ऑपोजिट, क्योंकि करंट तो राइट आ रहा है, तो करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे, तो फिर से गेन होएगा, कितने से, जितना करंट है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, तो I इंटू R2 हो गया। यहाँ पहुंच गए हैं, उसके बाद फिर लेफ्ट जाएंगे, तो अब क्या होगा, अब हम इस बैटरी को क्रॉस करने वाले हैं। तो जैसे बैटरी को क्रॉस करेंगे तो हम बैटरी के हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो जब हायर से लोअर की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल में फिर ड्रॉप होएगा, इसलिए इसको हम माइनस से लिख रहे हैं। माइनस कितना से ड्रॉप होएगा, जितनी बैटरी की EMF है, तो -E2, तो -E2 आ गया। यहाँ से हमें करंट से मतलब नहीं है कुछ भी, बस हमने कितने से ड्रॉप होगा दैट इज इक्वल टू द EMF ऑफ बैटरी, तो -E2 लिखा गया यहाँ पर।
फिर यहाँ पहुंच गए। यहाँ के बाद हम ऊपर जाएंगे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ यहाँ पे बैटरी नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे, सेम पोटेंशियल होगा। तो यहाँ से हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद फिर हम राइट जाएंगे, तो जब राइट जाएंगे तो फिर हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, तो इसलिए -E1 आ जाएगा। तो -E1 आ गया। अब यहाँ पहुंच गया। यहाँ के बाद जब हम और राइट जाएंगे तो फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि करंट तो लेफ्ट साइड आ रहा है, हम राइट साइड जा रहे हैं। तो जितना रेजिस्टेंस है इंटू करंट, मतलब I1 इंटू R1 इतने से गेन हो जाएगा, प्लस I1 R1 डेट इज इक्वल टू। अब हम यहाँ पहुंच गए। यहाँ से देखो चले थे हम, उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गया। यहीं से तो चले थे, तो पूरी लूप में हमने घूम लिया। यहाँ से चले थे वहीं से पहुंच गए हैं। तो वहां पे पहुंचने के बाद जब यहाँ से लिख दिया हमने I1 R1, तो इक्वल टू डेट इज इक्वल टू 0। ये पूरा जो लिख रखा है ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ये इस लूप में, फर्स्ट लूप में पोटेंशियल डिफरेंसेस का गेन एंड लॉस लिखा है। यहाँ जहाँ माइनस लिख रखा है वहां पर लॉस है, यहाँ जहाँ पर प्लस लिख रखा है आगे ये प्लस है, ये प्लस है, वहां पर गेन हो रहा है। तो ये टोटल जो सम होगा पोटेंशियल डिफरेंसेस का, मतलब गेन एंड लॉस होगा, दैट विल बी इक्वल टू द 0। वो 0 के इक्वल होगा। दिस इज द किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये अपने पास आ जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा जल्दी से हम लूप 2 में देख लेते हैं एक बार और, ताकि थोड़ा सा पकड़ में आ जाएगा ये। अब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से चल लो। अब हम यहाँ से चल रहे हो, तुम यहाँ से भी चल सकते हो, यहाँ से भी चल सकते हो, किसी भी जगह से चल लो, लेकिन जहाँ से चले हो वहीं वापस पहुँचना है। तो जैसे अभी हम इस केस के अंदर हम यहाँ से चल रहे हैं, इस वाले पॉइंट से, तो यहाँ से अगर हम चले अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, तो इस पॉइंट से चले तो यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लेना, यहाँ से चले हैं वहाँ का 0 मान लिया। फिर हम इसको इस तरह से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो हम पहले इधर जाएंगे, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। पिछले वाले केस में क्लॉकवाइज था, अब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से चले लेफ्ट साइड गए हैं, तो हायर टू लोअर जाएंगे तो -E3 हो जाएगा, ये लिख रखा है -E3। फिर हम इधर जा रहे हैं और करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि करंट तो लेफ्ट साइड है I2, हम राइट साइड जा रहे हैं। तो फिर से क्या हो जाएगा, गेन। तो प्लस I2 इंटू R3 आ गया। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ के बाद हम ऊपर जाएंगे, तो यहाँ से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, ना बैटरी है ना रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से तो हम सीधा यहाँ से पहुँच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद हम लेफ्ट जाएंगे, तो करंट के फिर ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ऑपोजिट आ रहे हैं तो फिर से गेन होएगा। तो गेन कितने से हो गया, I इंटू R2। तो फिर से क्योंकि ऑपोजिट है तो यहाँ पहुँच गया, अब गेन हो गया है। फिर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हायर टू लोअर जाएंगे, तो फिर ड्रॉप होएगा, तो -E2 आ गया और यहाँ पहुँच गए हम। यहाँ के बाद फिर नीचे आएंगे तो फिर से गेन हो गया, दैट इज इक्वल टू द प्लस I2 R3। तो ये अपने पास आ जाएगा। यहाँ से फिर यहाँ प्लस I2, ये पूरी इक्वेशन आ गई। जो भी पोटेंशियल में गेन हुआ था, जो लॉस हुआ था, दैट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम सेकंड लूप में लगा देंगे। अब अगर हमने ये पूरी लूप में लगाना है, ये जो यहाँ से पूरी घूम रही है, तो ये तुम खुद देख लेना एक बार इसको करके, तो ये इतना आ जाएगा। हम स्टार्ट कहाँ से चलना शुरू हुए हैं, तो वो तो मैं बता देता हूँ। हम जो स्टार्ट चलना शुरू हुए हैं वो इस पॉइंट से चलना शुरू हुए हैं, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ का हमने 0 माना। उसके बाद हम ऐसे चलना शुरू हो गए हैं। फिर हम नीचे आ रहे हैं यहाँ से इस तरीके से, फिर यहाँ से जा रहे हैं, ये पूरी लूप में ऐसे घूम रहे हैं हम, यहाँ से चलकर इस तरह से क्लॉकवाइज। तो जब हम घूमेंगे यहाँ से चलकर, तो तुम थोड़ा समझ के देखना, ये इक्वेशन आ जाएगी जो यहाँ पे लिख रखी है। तो दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर में इसी का यूज होता रहता है, बस यही लॉ लगता रहता है सारे चैप्टर में। तो यही मेन इसका एक की पॉइंट है सारे चैप्टर का। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ, करंट लॉ में तो कुछ खास है नहीं, वो तो हमें पता है कि करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोड पर 0, मतलब चार्ज कंजर्व रहेगा। तो वो तो इतना मुश्किल काम नहीं है इसको हैंडल करना। तो मेन ये चीज़ है। बाकी क्वेश्चंस में उसका भी बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, वो जब हम करेंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो तभी हम देखेंगे। वैसे बोर्ड में नहीं आएगा तुम्हें, बोर्ड में सिंपल इतना ही पूछा जाएगा। उसके बाद अगर कॉन्सेप्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये इस तरह का हमारे पास एक सर्किट होता है, जैसे यहाँ पे फिगर में बना रखा है। तो तुम देख सकते हो इस फिगर के अंदर हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। एक P है यहाँ वाला, एक यहाँ वाला Q है, ये वाला R हो गया और ये वाला S हो गया। इस तरह से ये अरेंजमेंट है। और बीच में एक और है हमारे पास रेजिस्टेंस, जिसको हमने G नाम दे दिया। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर का कह सकते हैं हम, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा रखा है या कोई रेजिस्टेंस लगा रखा है कह लो, जिसका रेजिस्टेंस कितना है G। तो बाहर ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये बैटरी से कनेक्टेड है ये दोनों पॉइंट। तो उसके बाद ये इस तरह के अरेंजमेंट को हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि
ये जब बैलेंस होता है ना, यहाँ पे लिख भी रखा है उसने, ये देखो इज सेड टू बी बैलेंस। तो बैलेंस का मतलब क्या है? बैलेंस का मतलब है कि ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस है यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी। ये जो बीच वाला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से कोई करंट नहीं जाना। जब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा तो उस हमें हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है हमारे पास, व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस हो गया है। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तब ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास एक कि दिस पी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एस रेजिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू द क्यू रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय आर रेजिस्टेंस। ये यहाँ पे लिख रखा है कि P बाई एस क्यू बाई आर के इक्वल हो जाएगा जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये था इसके अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर इस सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। एंड जब बैलेंस हो जाता है तो उस समय ये रेशो जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे। इसको प्रूव करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज बता दो, कि इसको प्रूव करके दिखा दो। ये आ जाता होता है बोर्ड में, पिछले साल आया था आई थिंक, ये 4 नंबर में आया था पिछले साल। अभी तो पेपर होना है इस साल का, तो पिछले साल के 4 नंबर में आया था ये। तो इसको हम कैसे प्रूव कर देंगे? ये इस तरह से आ जाएगा, किरचॉफ लॉ लगाना है। हमने सपोज कर लिया बैटरी से करंट कितनी आ रही है, आई करंट बैटरी से जा रही है। ऊपर करंट कितनी चलेगी, I1, और नीचे करंट सपोज चलेगी हमारे पास, जो हमारे पास जाएगी बची हुई जाएगी अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ करंट लॉ। तो अगर ऊपर I1 चलेगी है तो नीचे फिर पक्की बात है I माइनस I1 जाएगी। वो लिख रखा है इसने, I माइनस I1 ही जाएगी ना नीचे, क्योंकि पूरी में से I1 माइनस कर देंगे तो बची हुई नहीं चलेगी I माइनस I1। फिर यहाँ तक तो I1 करंट है। उसके बाद हमने सपोज कर लेना है कि नीचे I2 चलेगी है। अगर नीचे I2 चलेगी तो बाकी बची हुई I माइनस I2 इधर चले जाएगी राइट साइड में। तो इधर इसका मतलब I माइनस I2 जा रही है, और यहाँ से I2 आ रही है, और पीछे से कितनी आ रही है, I माइनस I1। ये जो नीचे I2 आ रही है और यहाँ से I माइनस I1 आ रही है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो I माइनस I1 प्लस ये जो आ रही थी I2, ये दोनों ऐड होके, दोनों साइड से जो आ रही है ऐड होके इधर चले जाएगी। तो फिर यहाँ से करंट एक जा रही है और एक यहाँ से आ रही है, ये दोनों ऐड होके फिर से I बन जाएगी और वापस बैटरी में आ जाएगी इस तरीके से। तो अब हमने करना क्या है, हमने इस पहली लूप में, ये वाली जो लूप है ये ट्रायंगल सी बन रखी है, इसके अंदर ये वोल्टेज लॉ लगाना है। तो कैसे लगा देंगे, हमने किसी पॉइंट से चलना है हमने और उसी पॉइंट पर वापस पहुंचना है। तो जैसे हम सपोज कर लेते हैं इस पॉइंट से चलते हैं तो यहीं पे वापस पहुंचना है। तो जब हम यहाँ से राइट जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे, हम एक सेकंड इसको देखें थोड़ा सा कि कहाँ से उसने लगाना स्टार्ट किया है। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है लगाना इसको, इस पॉइंट से, ओके, यहाँ से नहीं, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ से जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया, फिर हम इस ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज सेंस में। तो क्लॉकवाइज सेंस में घूमना है तो यहाँ का 0 माना, फिर इधर का लेफ्ट साइड है तो कितना आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू एस। रेजिस्टेंस एस है ना, रेजिस्टेंस इंटू करंट तो पोटेंशियल हो जाएगा, तो वो गेन होएगा क्योंकि हम करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये लिख रखा है उसने यहाँ पर ये वैल्यू। फिर हम क्या कर देंगे, फिर हम यहाँ से इधर जाएंगे तो फिर करंट के लॉन्ग जा रहे हैं तो माइनस I1 इंटू पी हो जाएगा। तो ये माइनस I1 इंटू पी आ गया। फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ के बाद हम नीचे आ रहे हैं तो फिर करंट के लॉन्ग ही जा रहेंगे क्योंकि I2 भी नीचे जा रहा है, हम भी नीचे जाएंगे। तो जैसे नीचे जाएंगे तो फिर I2 इंटू जी हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ड्रॉप होएगा। तो फिर यहाँ पर हम पहुंच गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर, यहीं से तो चले थे। तो ये टोटल गेन लॉस किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के इक्वल। तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ये पहली क्वेश्चन मान लेंगे। इसी तरह हमने दूसरी क्वेश्चन बनानी है। तो दूसरी में भी क्या लिखेंगे, हम किसी पॉइंट से चलेंगे। तो जैसे हम इसी पॉइंट से चल रहे हैं दोबारा से फिर से, और क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, जैसे मर्जी घूम लो, एंटी क्लॉकवाइज घूम लो, किसी भी पॉइंट से चल लो, दैट डज नॉट मैटर, बस पूरी लूप में घूमना होता है। तो इस पॉइंट से दोबारा चलेंगे तो ऊपर चलेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले यहाँ का पोटेंशियल लिखा 0, फिर ऊपर चलेंगे, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं अब हम ऊपर जा रहे हैं, करंट नीचे आ रही है, तो कितना आ जाएगा I2 इंटू जी। तो I2 इंटू जी आ गया। उसके बाद इधर आएंगे हम तो फिर यहाँ से ये लिख दिया जाएगा कि इधर कितना करंट आ रहा था, I1 माइनस I2 इंटू क्यू, लेकिन करंट के लॉन्ग जा रहे हैं तो माइनस साइन आ गया इंटू क्यू। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएंगे तो करंट कितना है, I माइनस I1 प्लस I2। तो ये करंट लिख रखा है उसने, I माइनस I1 आ जाएगा उतना ही जितना ये बोल रखा है, ये वही होगा, इंटू आर, ये जो रेजिस्टेंस है इसका, वो अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आ गया इक्वल टू 0। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम जानते हैं कि I2 की वैल्यू क्या आएगी, 0, जब बैलेंस होगा तो I2 को 0 भर देना है। तो I2 को इन दोनों क्वेश्चन में, पहली क्वेश्चन में भी यहाँ पर I2 को 0 भर दो, और सेकंड में भी यहाँ जहाँ I2 दिख रहा है वहाँ 0 भर दो। तो 0 भरने के बाद जो अपने पास रिलेशन निकल के आ जाएगा वो ये आ जाएगा, पहली क्वेश्चन ये निकल के आ जाएगी, सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगी, और उसमें I2 0 भर देना है।
ओके, तो I2 0 भरने के बाद ये आ गया हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से। अब इनको डिवाइड करना है, तुम देख लेना इसको सॉल्व करके, तो डिवाइड करते ही अपने पास इस तरह से आ जाएगा, ये कट जाएंगे दोनों साइड्स में ना। जो सेम सेम वाले करंट्स हैं उनको एक साइड रखकर, जैसे इसके अंदर I-I1 को लेफ्ट साइड रख लिया, अगली इक्वेशन में भी I-I1 वाली को लेफ्ट साइड रख लिया, ताकि डिवाइड करने पे वो कैंसिल हो जाए। तो उनको लेफ्ट साइड रख के सेम सेम वाले करंट्स को फिर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करते ही हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाएगा कि P/Q S/R के इक्वल है, मतलब P/S/R/Q के इक्वल है। तो वो अपने पास आंसर आ जाएगा। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जब यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगी तो ये जो कंडीशन थी हम जिसकी बात कर रहे थे वो प्रूव हो जाएगी, जो नीचे उसने प्रूव कर रखी है। तो देखो ये इस तरह से आ जाएगा। मतलब जो करंट्स है ना, हमने एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, उसके बाद तो लॉ लगाना होता है, किरचॉफ लॉ है। जैसे यहाँ पर भी हमने यही कर रहे हैं कि करंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे बैटरी से आई है तो ऊपर I1 चलेगी, नीचे फिर I-I1 जाएगी, फिर इधर I2 आई, फिर I-I2 इधर चलेगी। इस तरह से एक बार करंट डिसाइड कर देनी है और उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देना होता है। तो इस तरह से आ जाएगा। बाकी कोई डाउट रहा तो तुमने पूछ लेना अच्छी तरीके से, तो आमने सामने बैठे होंगे तभी समझ में आता है, ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है बताना। बाकी मुझे लगता है कि तुम्हें समझ आ गया होगा, जैसे हमने इसको थोड़ा सा मैंने कोशिश की है बताने की, तो ये आ जाएगा इस तरह से।